औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा जो ऑब्स्टेटिक्स की बुक है मिडवाइफरी की। इसका आज हमने पढ़ना है, ये हमारे जो शॉर्ट नोट्स हैं LHV पार्ट फर्स्ट के यूनिट 5, ये पेज नंबर 26 से है इस बुक का। तो ये आज तकरीबन कंप्लीट ही पढ़ देंगे या इसको 2 लेक्चर में करेंगे। ये आसान सा छोटा सा चैप्टर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंटीनेटल केयर का। एंटीनेटल केयर कहते हैं बेटा पैदाइश से पहले की जो देखभाल माँ की करते हैं हॉस्पिटल के अंदर, उसको कहते हैं एंटीनेटल केयर। तो वो क्या होती है ये आप पढ़ते हैं, इसको बिल्कुल आसान है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एंटीनेटल मीन्स, एंटी का मतलब होता है पहले की, इसका मतलब है बिफोर बर्थ यानी पैदाइश से पहले। द मेडिकल केयर जो तबी देखभाल की जाती है, दैट वुमेन रिसीव जो औरत रिसीव करती है व्हेन दे आर प्रेग्नेंट जब वो हामला हों, कॉल्ड एंटीनेटल केयर, उसको एंटीनेटल केयर कहा जाता है। फ्राम द टाइम ऑफ कंसेप्शन, जब औरत कंसेप्ट करती है, कंसेप्शन कहते हैं जब हमल हो गया बेटा, अनटिल द बिगिनिंग ऑफ द लेबर, और जब तक बच्चे की पैदाइश के लिए दर्द शुरू ना हो जाएं, ये सारा का सारा जो बीच का पीरियड है उसको हम क्या कहते हैं एंटीनेटल पीरियड। और उसके दौरान जो होने वाली उसकी देखभाल है उसको हम क्या कहेंगे एंटीनेटल केयर। ठीक है, जब उसको हमल हो गया और जब दर्दें शुरू होंगी उससे पहले की जो सारी देखभाल है वो एंटीनेटल केयर कहलाएगी। एम्स एंड एडवांटेजेस, फ़ायदे क्या हैं इसके और मकासद क्या हैं, क्यों करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ द बर्थ हेल्थ ऑफ द मदर, ताकि माँ की सेहत बरकरार रहे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हमल के दौरान। प्रोमोट फिज़िकल, उसको उसमें बेहतरी आ सके उसकी तबीयत तब्दीलियों में, मेंटल दिमागी तब्दीलियों में, एंड सोशल वेलबींग, और उसकी जो माशरती उसकी वेलबींग है ऑफ मदर माँ की एंड चाइल्ड और बच्चे की, इन सब में बेहतरी लाई जा सके। इंश्योर डिलीवरी ऑफ फुल टर्म हेल्थी बेबी, और इसकी यकीन दहानी कराई जा सके कि फुल टर्म बेबी हो यानी अधूरा बच्चा पैदा ना हो जाए और हेल्दी सेहतमंद बच्चा पैदा हो। इसके लिए भी पैदाइश से पहले की देखभाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़रूरी है बेटा। प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, बचा जा सके कि कोई पेचीदगी पैदा ना हो। डेवलपमेंट में पैदा होना, कॉम्प्लिकेशन पेचीदगी, प्रिवेंट मीन बचना, तो कोई भी पेचीदगी पैदा होने से बचाया जा सके थ्रू हेल्थ एजुकेशन, उसको सेहत से मुतल्लिक़ तालीमात दे के माँ को, एडिकेट न्यूट्रिशन, और उसको बेहतर खुराक मुहैया करके। एक्सरसाइज, उसको कहें कि एक्सरसाइज करे हल्की फुल्की। विटामिन टेक, उसको विटामिन की टैबलेट दे के। एंड अप्रोप्रिएट मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन, और उसको जो मेडिकल में और अद्वियाती जो इजादात हो रही हैं, तब्दीलियाँ आ रही हैं, उनसे आगाह करके उसको जो है मुख्तलिफ़ कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सके माँ को। टीच द मदर अबाउट चाइल्ड केयर, और माँ को ये भी तालीम दी जा सके कि उसने अपने बच्चे की देखभाल कैसे करनी है, न्यूट्रिशन खाना कैसे खिलाना है, एंड हाइजीन, और उसकी सफाई कैसे रखनी है, तो ये भी उसको समझाई जाएगी। ये बेटा अमीर मुल्कों की बात हो रही है और यहाँ पे भी अमीर लोग ये सारी केयर लेते हैं, लेकिन यहाँ तो गुर्बत इतनी ज़्यादा है कि औरतें बस ऐसे ही बच्चे को जन्म दे देती हैं, कभी डॉक्टर के पास जाती भी नहीं हैं, देहातों की औरतें ख़ास कर। लेकिन ये हर औरत का हक़ है, तो होना चाहिए ऐसा। एडवाइस फैमिली प्लानिंग, और फैमिली प्लानिंग के बारे में नसीहत की जाएगी उसको। एंड मोटिव द कपल, और उस जोड़े को, कपल कहेंगे जोड़े को बेटा, मियाँ बीवी को, ये मोटिव किया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा उसको। अबाउट द नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग, कि फैमिली प्लानिंग की ज़रूरत क्यों है, बच्चों के दरमियान में वक्फा होना चाहिए और बच्चों की तादाद में मुनासिब जो है वो वक्फे के साथ साथ ये भी आपने करना है कि फ़ैसला कि कितने बच्चे होने चाहिए आपके, 3 बच्चे, 4 बच्चे या 5, जितने भी करने हैं उसके हिसाब से प्लानिंग करनी है। तो ये सारे एंटीनेटल केयर के मकासद हैं। फिर आ जाएंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटीनेटल केयर, और हमें हासिल क्या होगा। ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, ऑब्जेक्टिव भी मकासद होते हैं बेटा, एम भी मकासद होते हैं और गोल भी मकासद होते हैं। तो क्या हासिल होगा, टू डिटेक्ट अर्ली डिजीज़ एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी, हमें फ़ायदा होगा तशख़ीस करने में जो हमल से मुतल्लिक़ बीमारियां हैं कि उनका हमें पहले ही पता चल जाएगा और उनका इलाज मुमकिन हो जाएगा। एंड ट्रीट प्रॉम्प्टली, और उनको हम वक्त से ही उसका इलाज कर लेंगे। टू सुपरवाइज़ एंड मेंटेन हेल्थ ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, हम सुपरवाइज़ करेंगे और मेंटेन रखेंगे जो प्रेग्नेंट औरत है उसकी सेहत को, ठीक है, मेंटेन रख सकेंगे और उसकी देखभाल कर सकेंगे। टू प्रिपेयर मदर मेंटली, माँ को
मेंटली तैयार कर सकेंगे एंड फिज़िकली और तबी तौर पर तैयार कर सकेंगे फॉर डिलीवरी के लिए, यानी बच्चे की पैदाइश के लिए। कुछ औरतें बहुत ज़्यादा डरी होती हैं तो उनको ये हौसला हो जाएगा। एंड केयर ऑफ़ न्यू बॉर्न, और जो बच्चा नया पैदा होगा उसकी केयर के लिए उसको तैयार कर सकेंगे। टू रिड्यूस मोर्बिडिटी, शिद्दत को कम कर सकेंगे। एंड मोर्टेलिटी, और मौत को कम कर सकेंगे ऑफ प्रेग्नेंट मदर, हामला माओं की। एंड फिटस, और बच्चे की मौत को भी कम कर सकेंगे और उनकी बीमारी की शिद्दत को भी कम कर सकेंगे एंटीनेटल केयर से। ये फ़ायदे हैं इसके। फिर आ जाएंगे बेटा फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ प्रेगनेंसी। फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं प्रेगनेंसी के? प्रेगनेंसी एंड इट्स चेंजेस इज़ अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। हमल और इसमें होने वाली तबी तब्दीलियाँ ये एक नॉर्मल प्रोसेस है दैट हैपन्स इन ऑल मेमेलियन। तो तमाम मेमेलियन में होता है। मेमेलियन कहते हैं बेटा ऐसे जानदारों को जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उसमें गाय भैंस बकरी वगैरह भी आ गई और इंसान भी आ गए। तो तमाम मेमेलियन में ये तमाम तब्दीलियाँ होती हैं इन रिस्पॉन्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। जब बच्चा, फिटस कहते हैं माँ के पेट में जो बच्चा हो, जब वो नशोनुमा पा रहा हो, तो ये सारी तब्दीलियाँ आती हैं फिजियोलॉजिकल तब्दीलियाँ। दीज चेंजेस हैपन इन रिस्पॉन्स टू मैनी फैक्टर्स। ये तब्दीलियाँ मंदरजा झेल फैक्टर्स की वजह से होती हैं। वो फैक्टर्स कौन से? हार्मोनल चेंजेस, इंसान के जिस्म में हार्मोनल तब्दीलियाँ आ रही हैं। इंक्रीज़ द टोटल ब्लड वॉल्यूम, उसके जो जिस्म में खून है उसका जो हुजम है वो भी बढ़ रहा है, यानी खून भी ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से तब्दीलियाँ आती हैं। वेट गेन, उसका वज़न भी बढ़ रहा होता है। देखिए माँ का वज़न बढ़ जाता है क्योंकि उसके रहम में बच्चा जन्म ले रहा है, इसलिए उसका वज़न भी बढ़ता है। एंड इंक्रीज़ इन द फिटस साइज़, और जो फिटस का साइज़ है, बच्चे का जो साइज़ है वो भी बढ़ रहा होता है। तो ये सारी तब्दीलियाँ इनकी वजह से आती हैं। फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हमल के दौरान कौन कौन सी तब्दीलियाँ आती हैं? बॉडी में चेंज हो जाती है, इंसान की जिस्मानी जो शक्ल सूरत है, खदो खाल है, वो तब्दील हो जाते हैं। इमोशनल सिक्योरिटी, और उसके जज्बात में तब्दील हो जाते हैं। अक्सर औरतें चिड़चिड़ी हो जाती हैं, अक्सर औरतों को ज़्यादा ही प्यार आने लगता है। फिर आ जाती हैं कल्चरल एक्सपेक्टेशंस, और जो उनके रस्म व रिवाज हैं उनके अंदर से उसको कुछ ना कुछ उम्मीदें लग जाती हैं। सपोर्ट फ्राम द पार्टनर की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। पार्टनर क्या हो गया? औरत का पार्टनर उसका हस्बैंड होता है। वेदर प्रेगनेंसी इज़ अनएक्सपेक्टेड, आया कि प्रेगनेंसी जो वो अनएक्सपेक्टेड थी, यानी खुद ब खुद हो गई है, या आप करना चाह रहे थे हमल यानी बच्चा पैदा करना चाह रहे थे, या ऐसे ही हो गया है। फिनेंशियल सिचुएशंस, और उसकी रुपए पैसे की सूरत हाल, ये भी आड़े आती हैं। कुछ गरीब लोग होते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि आया कि अब कैसे ख़र्चा पूरा होगा। तो ये सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं बेटा, ये याद कर लेने आपने अच्छे से। ये आपके ग्राफ हैं, ये कार्डियक आउटपुट, दिल की आउटपुट देखनी है, दिल कैसे काम करना है, ठीक है। और ये इतना ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। तो फिजियोलॉजिकल एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन मरीज़ का कैसे करना है ये देखते हैं बेटा। फर्स्ट एग्जामिनेशन, जो पहला एग्जामिनेशन करना, हाइट देखनी मरीज़ की। एवरी पेशेंट्स हाइट इज़ मेजर्ड। जितने भी मरीज़ हैं, मरीज़ा बल्कि औरतें ही होंगी, हामला औरत ही होती है, उसकी हाइट आपने मेजर करनी लाजमी। दोज बिलो 5 फीट आर लाइकली टू हैव प्रॉब्लम इन लेबर। वो औरतें जिनकी हाइट 5 फुट से कम होती है उनको हमल के दौरान मसाइल का सामना लाजमी होता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, दिल और उससे मुंसलिक जो नालियाँ हैं उनका निज़ाम देखना है आपने। रैपिड पल्स इज़ साइन ऑफ फियर, अगर उसकी दिल की धड़कन तेज़ चल रही तो इसका मतलब वो खौफ में मुब्तला है औरत। फीवर, बुखार है उसको, और हार्ट डिजीज़ या दिल का मसला है। तो ये आपको पता चल गया बेटा, दिल की धड़कन तेज़ हो तो इन तीनों में से कोई ना कोई मसला हो सकता है। व्हेन डाउट एग्जिस्ट, जब आपको शक हो अबाउट पल्स रेट, दिल की धड़कन के बारे में शक हो, कंसल्ट द डॉक्टर से मशवरा कर लें। बेटा ये नॉर्मल जो रेंज होती है दिल की धड़कन की वो 60 से 100 है। 60 और 100 के दरमियान में आ रही हो तो नॉर्मल है, 60 से कम आ रही है तो भी मसला है, 100 से ज़्यादा जा रही है तो भी मसला है। तो अगर ऐसा है तो या तो उसको खौफ है बेचारी को, या बुखार है, या उसको दिल का मसला है। डॉक्टर से मशवरा करें। नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज़ 120 और 80, और ब्लड प्रेशर भी देखना उसका नॉर्मल 120/80 होता है, और लेस या इससे थोड़ा सा कम, ठीक है। हायर ब्लड प्रेशर रिक्वायर्स मेडिकल केयर, अगर ज़्यादा ब्लड प्रेशर होगा तो इसको मेडिकल केयर की ज़रूरत है। ये मैंने बता रखा है बेटा। ऊपर वाला सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, नीचे वाला डायस्टोलिक। ऊपर वाले को हम 100 से 140 तक नॉर्मल काउंट करते हैं, और नीचे वाला 80 को ये 60 से और 100 के दरमियान में काउंट करते हैं। तो अगर ये इस रेंज में आ रहा हो तो ये नॉर्मल है, अगर इस रेंज से ऊपर जा रहा हो तो हाई, इस रेंज से नीचे जा रहा हो तो लो।
ये लिख लेना आपने अच्छे से। रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाएगा, सांस का निज़ाम बेटा। सांस का निज़ाम जो है 12 से 20 मरतबा पर मिनट है, ये नॉर्मल रेंज है इसकी। कफ खांसी आ रही है, लोअर फीवर, ये हल्का फुल्का बुखार रहता है, और रेस्पिरेटरी रेट और या सांस की रफ्तार ओवर 20 पर मिनट, 20 मिनट से ऊपर चली गई है, रिक्वायर्स मेडिकल केयर, इसको मेडिकल केयर की ज़रूरत है। एज ट्यूबरकुलोसिस, खुदा न खास्ता इसको टीबी तो नहीं हो गई है, और लंग्स डिजीज़ या उसको फेफड़ों का मसला तो नहीं हो गया, मे बी प्रेजेंट मौजूद हो। ब्रेथलेसनेस, सांस तो नहीं इसकी रुक रही, मे बी ड्यू टू एनीमिया हो सकता है, इसको खून की कमी की वजह से हो रही हो, और हार्ट डिजीज़ या दिल की बीमारी की वजह से उसका सांस रुक रहा हो, यह आपने चेक करवा लेना है बेटा। ये सारी चीज़ें एंटीनेटल केयर में आ रही हैं, यानी पैदाइश से पहले की देखभाल। फिर आ जाएगा हीमोग्लोबिन का टेस्ट। हीमोग्लोबिन कहते हैं बेटा आपका खून की मिकदार कितनी है। इट इज़ यूजुअली चेक बाय द टालक्विस्ट मेथड, इसको आमतौर पर टालक्विस्ट मेथड से चेक किया जाता है। ये तरीकाकार है बेटा, लेबॉर्ट्री वालों को पता, आपने ऐसे याद कर लेना है। बट इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो, अ मोर एक्यूरेट मेथड इज़ यूजिंग अ वेनस सैंपल। लेकिन अगर हम देखा जाए तो एक्यूरेट तरीका क्या है, वेनस सैंपल लेंगे, यानी वेन से खून ले लेंगे थोड़ा सा, शुड बी यूज़, इसको इस्तेमाल करेंगे। सच एज साहिल एस्टिमेशन, साहिल एस्टिमेशन ये भी एक टेस्ट है बेटा उसका HB चेक करने का। और द मोर रिसेंट कैलोरीमेट्रिक मेथड, या और ज़्यादा जदीद जो तरीका है वो कैलोरीमेट्रिक मेथड है। तो ये 3 तरीके बता दिए बेटा HB चेक करने के, टेलीक्विस्ट मेथड, साहिल एस्टिमेशन और कैलोरीमेट्रिक मेथड। तो ये तरीके हैं हीमोग्लोबिन चेक करने के लिए। द टंग इज़ एग्जामिन, उसका ज़बान का मुशाहिदा करेंगे, टू नोट कलर के उसका ज़बान का रंग कैसा है, एंड प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पेपिलाई, और उसके ऊपर जो खुरदरे से दाने होते हैं उनको पेपिलाई कहते हैं, वो मौजूद हैं या नहीं हैं ऑन द सरफेस, सतह पे। कलर ऑफ कंजक्टिवास, कंजक्टिवा का रंग देखेंगे बेटा, आँखों के जो पपोटे होते हैं अंदर के उनका रंग भी देखेंगे, उनको कंजक्टिवा कहते हैं। एंड पाम्स और हथेली देखेंगे, इज़ नोटेड, इसको नोट करेंगे। एंड नेल्स, और नाखूनों का मुशाहिदा करेंगे। एग्जामिन का मतलब मुशाहिदा करना होता है। नेल्स को ऐसे दबा के देखते हैं बेटा, नेल पिंक पिंक होते हैं, दबाएंगे तो वो वाइट हो जाएंगे, और छोड़ने पे फ़ौरन उनको पिंक दोबारा हो जाना चाहिए। अगर फ़ौरन दोबारा पिंक हो जाएंगे तो इसका मतलब है खून पूरा है। अगर वो थोड़ी सी देर से दोबारा पिंक होते हैं तो इसका मतलब खून की कमी हो चुकी है। तो ये खून की कमी यानी HB हीमोग्लोबिन देखने के सारे तरीके बताए जा रहे हैं। ज़बान देखेंगे, आँखें चेक करेंगे, कंजक्टिवा यानी आँखें, आँखों के पपोटे, और नाखून चेक करेंगे, हथेली चेक करेंगे, हथेली भी अगर पिंक है तो इसका मतलब खून इसके अंदर मौजूद है। अगर वाइट है और पिंक नज़र नहीं आ रहा तो इसका मतलब खून की कमी है। तो ये सारी चीज़ें चेक करेंगे बेटा। नेल्स एग्जामिन, नेल्स का मुशाहिदा करेंगे, और फ्लैटेंड सर्फेसिस या जो चपटी जगह हैं उनका मुशाहिदा करेंगे। स्वेयरली एनीमिक पेशेंट, जो शदीद किस्म के जो खून की कमी का शिकार मरीज़ हैं, कंप्लेन ऑफ ब्रेथलेसनेस, वो आपको कहेंगे कि हमारी सांस रुक रुक के आती है। पल्पिटेशन, हमारे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। लॉस ऑफ एपिटाइट, हमारी भूख कम हो गई है। एंड फैटीग, और हमें थकान रहती है। तो ये सारी अगर कंप्लेन कर रहे हैं तो इसका मतलब उनमें मसाइल आ रहे हैं बेटा। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, जो पेट का एग्जामिनेशन है वो कैसे करेंगे बेटा। बिफोर एग्जामिनेशन, मुशाहिदा करने से पहले कैलकुलेट द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ द डे बाय डेट्स, कैलकुलेट करना अपने हमल को तारीख़ों से। देन असेस द हाइट ऑफ द यूट्रस, फिर आपने बच्चादानी की हाइट है वो आपने असेस करनी है। सी फिगर ऑन द नेक्स्ट पेज, हम नेक्स्ट पेज पर तस्वीर भी देखेंगे बाय एग्जामिनेशन के लिए। तो इसमें हमने देखना है बेटा LMP कहते हैं लास्ट मैटरनल पीरियड, जब औरत को आखिरी यानी माहवारी आई थी, हैज़ आए थे, डेट आई थी उसकी, मेंसेस आए थे, तो वो डेट देखनी है। मिसाल के तौर पर वो थी 1/3/2019। फिर एंड डिलीवरी डेट बनेगी, इसमें 7 दिन और ज़्यादा डाल के बेटा फिर 9 मंथ का इजाफा करते हैं, तो ये बन जाएगी 8/12/2019। तो एंड डिलीवरी डेट कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होगा, ये अंदाज़ा लगाया जाता है। इससे थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन ये अंदाज़ा लगाते हैं। इफ़ द पेशेंट इज़ एग्जामिन्ड ऑन 7 अक्टूबर, अगर मरीज़ का मुआयना 7 अक्टूबर को किया था 2019 को। द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय डेट्स, तो डेट्स के हिसाब से प्रेगनेंसी का दौरानिया देखें, इज़ 32 वीक्स, 32 हफ्ते बनता है। इट इज़ नोटेड, अब ये नोट कर लेना, एज द 32/36, क्योंकि बेटा 36 से 40 हफ्तों के दरमियान में प्रेगनेंसी यानी बच्चा पैदा हो जाता है। तो 32/36 करना है। इफ़ देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डेट्स,
तो अगर ये डेट्स में कोई फ़र्क आ रहा हो एंड द साइज़ और पेट के साइज़ में कोई फ़र्क आ रहा हो एज इन द अबव केस, ऊपर वाले केस में एन एबनॉर्मलिटी में बी लुक्ड, तो हो सकता है कोई ख़राबी मौजूद हो। तो आपने एबनॉर्मलिटी कहते हैं ख़राबी को, हो सकता है आपकी डेटों में और उसके जो बच्चादानी है या पेट का साइज़ है उसमें फ़र्क आ रहा, तो इसका मतलब कोई ना कोई अंदर गड़बड़ चल रही है। एग्जांपल के तौर पर हाइड्रोमनियोस कहते हैं बेटा बच्चे के गिर्द जो पानी की थैली होती है उसमें पानी ज़्यादा हो गया है। ट्विंस या दो बच्चे हैं। एट टाइम्स या एक वक्त है। द पेशेंट मे हैव मेड मिस्टेक इन द डेट्स, कि औरत को हो सकता है अपनी डेट्स में कोई मिस्टेक हो और प्रेगनेंसी जो है वो ज़्यादा दिन की हो चुकी हो और उसको लग रहा हो कि अभी मेरे हफ्ते कम हुए हैं, तो ये भी मिस्टेक हो सकती है। ये ना हो कि वो बता रही हो 32 हफ्ते और प्रेगनेंसी जो है वो कंप्लीट हो चुकी हो, इसलिए भी पेट बड़ा लग रहा हो। अगर पेट बड़ा लग रहा है तो खुदा न खास्ता उसमें हाइड्रोमनियोस है, यानी उसके पेट में पानी ज़्यादा है थैली में, या ट्विंस हैं, दो बच्चे हैं, तो इसकी आपने ये चेक करवा लेना है। असेसमेंट बाय डेट्स, और जो डेट्स के साथ आपने तारीख़ों के साथ जो है उसकी असेसमेंट करनी है एंड एग्जामिनेशन, और उसका मुशाहिदा करना है। हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ द एबनॉर्मलिटीज़, ये मदद दे सकता है आपको पेचीदगियों का पता लगाने में। अच्छा बेटा, पेचीदगियाँ अगर पहले पता चल जाएं तो उसका अजाला पहले किया जा सकता है, अगर खुदा न खास्ता बाद में पता चले तो फिर मसाइल हो सकते हैं। लेग्स आर एग्जामिन्ड फॉर एडिमा, टांगों का मुशाहिदा किया जाता है कि कहीं सोजिश तो नहीं आ गई है। वेरिकोस वेंस तो नहीं हो गई। वेरिकोस वेंस कहते हैं बेटा वेंस नज़र आना शुरू हो जाती हैं, ये मैं एडिमा भी दिखा दूंगा, वेरिकोस वेंस भी दिखा दूंगा। और अनकॉमन, ये आम सी बातें हैं इन आवर कंट्री, हमारे मुल्क में। ब्रेस्ट, जो दूध हैं औरत के, सी अंडर केयर ऑफ ब्रेस्ट, तो इसके अंदर हम देख लेंगे कि ब्रेस्ट की केयर कैसे करनी है, ये चैप्टर है हमारा पूरा, तो उनका भी मुशाहिदा करना है बेटा। यूरिन इज़ एग्जामिन्ड, पेशाब का टेस्ट करवाना है। फॉर प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, के प्रोटीन तो नहीं आ रही पेशाब के अंदर, प्रोटीन आ रही हो तो उसको हम प्रोटीन यूरिया कहते हैं। टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ शुगर, और पेशाब का टेस्ट करवाना है कि कहीं शुगर तो नहीं आ रही पेशाब में। इन द यूरिन, पेशाब में। आर मेड ऑन एट लीस्ट 2 ओकेजन्स, तकरीबन 2 मरतबा आपने ये करवा के देखना है। द ग्रोथ ऑफ द यूट्राइन फंडस फ्राम द 12th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी टू फुल टर्म, कहता है जो ग्रोथ है, नशोनुमा है यूट्राइन फंडस की, बच्चादानी के ऊपर जो फंडस होता है, फ्राम 12th वीक, 12वें हफ्ते से ऑफ प्रेगनेंसी, हमल के, टू फुल टर्म। फुल टर्म में देखना हमने, ये देखें बेटा दिखा रखे हैं, ये 12वें हफ्ते में ये फंडस इतनी होगी, 16वें में इतनी, 22वें में, 28वें में 32, 36, 40, ठीक है, तो ये है। अगर दोबारा आ रही हैं, ठीक है, तो अगर ये देखें पेट का साइज़ बता रखा, तो ये 12वें हफ्ते से बेटा ये स्टार्ट हो जाता है। द यूट्रस बिकम्स एन एबनॉर्मल ओरिजिन ऑर्गन बाय द 12th वीक, एब्डोमिनल ऑर्गन, ये जो यूट्रस है बच्चादानी है, ये एब्डोमिनल ऑर्गन बन जाएगी 12वें हफ्ते से ऑफ प्रेगनेंसी, हमल के। द रिडक्शन इज़ इन फंडल हाइट विच अकर्स बिटवीन 30 to 40 वीक्स, जो इसकी फंडल की जो हाइट है 30 से 40 हफ्तों के दरमियान में वो फिर कम होगी। वीक्स इन दौरान इज़ ड्यू टू द डिसेंट ऑफ द फिटस, क्योंकि बच्चा नीचे की तरफ आ जाएगा। एज द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, क्योंकि जो बच्चादानी का निचला सेगमेंट है उसमें बच्चा आ जाएगा। एंड सर्विक्स प्रिपेयर फॉर लेबर, और जो सर्विक्स है पैदाइश के जो रास्ता है उसका मुंह है वो तैयार हो रही है, किसके लिए, बच्चे की पैदाइश के लिए। तो इसलिए 30 से 40 हफ्तों में ये पेट जो है वो थोड़ा सा नीचे आना शुरू हो जाएगा। 30 हफ्तों तक ऊपर की तरफ जाएगा, 30 के बाद थोड़ा सा नीचे आना शुरू हो जाएगा। द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, अच्छा, कान टेस्ट फॉर सिफिलिस इज़ डन, कान टेस्ट जो है वो सिफिलिस एक बीमारी होती है बेटा, वो उसके लिए चेक करवाना है आपने, कान टेस्ट करवाना है। इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो जाता है, एंड हेल्थ सेंटर या हेल्थ सेंटरों में हो जाता है। टीथ आर चेक्ड फॉर इन्फेक्शन, दांतों का मुशाहिदा करना है कि कहीं इनमें इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा। वेजाइनल डिस्चार्ज विच इज़ प्रोफ्यूज, जो पैदाइश के रास्ते से, पिछी वाले रास्ते से आ रहा हो डिस्चार्ज, वो बदबूदार हो सकता है, ऑफेंसिव ज़्यादा हो सकता है। आर काजेज इचिंग, या खुजली पैदा कर सकता है। नीड मेडिकल केयर, इसके लिए मेडिकल केयर की ज़रूरत होगी। तो ये आपने सारे करवा लेने हैं बेटा।
तो आ सब्सिक्वेंट विजिट केयर इंक्लूड इन द फॉलोइंग, जब आप किसी भी जगह पे आप आएंगे तो उसमें कौन कौन सी केयर हैं वो जो शामिल होंगी, उसमें हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, आपके खून की मिकदार चेक करनी है, हीमोग्लोबिन चेक करवाएंगे वो, ब्लड प्रेशर रिकॉर्डिंग, ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करेंगे, यूरिन एग्जामिनेशन, पेशाब चेक करेंगे, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, पेट चेक किया जाएगा, लेग्स एग्जामिनेशन या टांगों का मुशाहिदा किया जाएगा, फायर एडिमा के सोच तो नहीं हो रही, ठीक है। चेक ऑन इनटेक ऑफ द ड्रग्स स्पेशली आयरन टैबलेट्स, और अद्वियात चेक की जाएंगी ख़ास तौर पर आयरन टैबलेट्स के किस तरीके से वो ली जा रही हैं, इज मेड एट एवरी विज़िट, हर विज़िट पे ये देखना है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या थी बेटा, ये आपकी एंटीनेटल केयर में आ रही थी। हिस्ट्री टेकिंग जो है वो हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।